सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स के सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सीबीएसई ने जो है अपने सभी सब्जेक्ट का जो है सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है। आपको अगर नहीं पता है मेरे भाई, तो आप जो है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जो है सभी के सभी सैम्पल पेपर को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई सीबीएसई जो है वो तो इंग्लिश में सैम्पल पेपर रिलीज़ करता है, बट ये हिंदी में इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर जो है ये कहाँ से आ गया है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई सीबीएसई हर साल जो है इंग्लिश में ही सैम्पल पेपर को रिलीज़ करता है, बट मैं आपके लिए जो है हर साल इस सैम्पल पेपर को जो है हिंदी में जो है आपको कन्वर्ट करके देता हूँ। ठीक है, कंप्लीट सैम्पल पेपर आपको जो है हिंदी में जो है ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो आप जो है मेरी देख लीजिएगा, ना मिले आपको तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ये आपको सैम्पल पेपर कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो आप जो है उससे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके सोल्यूशन के रिगार्डिंग। ठीक है, 80 नंबर का आपका जो है ये पेपर है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास 40-40 नंबर के इसमें जो है 2 पार्ट है। आज हम जो है सिर्फ़ बात करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में। ठीक है, सिर्फ़ समष्टि के ऊपर बात करेंगे पार्ट 1 में। नेक्स्ट में हम जो है बात करेंगे इसके पार्ट 2 पे, भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास पे। ठीक है जी। तो मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजनिंग का। तो कहता है नीचे जो है अभिकथन और कारण दिए गए हैं, हमें बताना है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। ठीक है, तो कहता है कि सरकार जो है ना, सरकार खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर क्या करती है, अब स्फीतिक अंतर को जो है कम कर सकती है। ये यहाँ पे जो है आपका लिखा हुआ है। अच्छा जी, ठीक है। कौन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है सरकार। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्या ये जो असर्शन यहाँ पे दी गई है, ये सही है या गलत है? तो बेटा ये जो असर्शन आपको यहाँ पे दी गई है, ये पूरी की पूरी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई ये सरकार करती ही नहीं है। ठीक है? क्योंकि कौन करता है ये? ये तो करता है आरबीआई। तो असर्शन जो है वो आपका गलत हो गया। ठीक है? रीज़न भी एक बारी देख लेते हैं। वाणिज्य बैंकों को ऋण देने की क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करता है? केंद्रीय बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। देखो, जो ऊपर लाइन लिखी हुई थी वहीं नीचे लिखी हुई है कि केंद्रीय बैंक क्या करता है, सरकार खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता और बेचता है। ये ठीक लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ पे इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कि असर्शन जो है वो गलत है और कारण जो है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता और बेचता है वाणिज्य बैंकों को, तो उससे उनकी ऋण देने की क्षमता घटती और बढ़ती है। ठीक है जी। अच्छा, देखिए, जब दोनों में से कोई भी एक गलत होता है तो आपके लिए पहचानना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। लेकिन जब दोनों ही ठीक होते हैं तब आपको ये देखना होता है कि रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया कि 1 जनवरी 2024 से क्या होगा, 5 साल तक के लिए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, योजना जो चलाई है गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, इससे जो है इसके तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को जो है क्या मिलेगा, मुफ्त जो है राशन मिलेगा, गेहूं चावल वगैरह ये सब की चीज़ें जो है मिलेंगी। तो उपरोक्त कथन के आधार पर बजट के कौन से उद्देश्य की पहचान की गई है, हमें बताना है सरकारी बजट का इसमें कौन सा उद्देश्य जो है वो पूरा हो रहा है। तो ये एक तरीके से लोगों पे गरीब लोगों की सहायता जो होती है, एक तो राशन वगैरह जो मिलता है, वो किस लिए, क्या उससे क्या होता है, उससे आय का पुनर्वितरण जो है उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि भारत के अंदर भाई अमीरों की कुछ और इनकम है, गरीबों की कुछ और इनकम है। अमीरों पे टैक्स लगाए जाते हैं, गरीबों को सब्सिडी दी जाती है। तो ये सब क्यों किया जाता है? ताकि इनकम इनक्वालिटी जो है उसको ठीक किया जा सके। तो यहाँ पे सरकारी बजट का कौन सा उद्देश्य पूरा हो रहा है, आय का पुनः वितरण जो है उसको जो है पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अगर हमें जीवी या टेम्पी निकालना है, अगर हमें जीवी या टेम्पी निकालना है तो उसको निकालने के लिए मुझे
मूल कीमतों पर मूल कीमतों पर क्या कहते हैं, मतलब कि फैक्टर कॉस्ट पे हमें जो है इसमें क्या जोड़ना चाहिए? मतलब कि ये आपसे ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए मुझे जीवीए एट एमपी निकालना है, ठीक है? ये मुझे निकालना है और मेरे पास जो है जीवीए एट एफसी, क्या है? जीवीए एट एफसी ये है आपके पास। तो अगर आपने भाई मेरी वीडियोस नहीं देखी है राष्ट्रीय आय वाली, उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये सब कैसे निकालते हैं, कैसे से न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, तो आप जो है मेरी वीडियो देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं अगर ना मिले आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एमपी का फॉर्मूला होता है एफसी, एमपी का फॉर्मूला होता है एफसी प्लस एफसी प्लस एनआईटी, ठीक है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जो है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जो है यहाँ पे जोड़ा जाता है, ठीक है? तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यहाँ पे आप देखेंगे, अब यहाँ पे दो वो क्या-क्या दे रखे हैं, देखो यहाँ पे आपको दे रखा है उत्पाद कर, शुद्ध उत्पाद कर, तो शुद्ध चाहिए, ठीक है? तो ये वाले तो हटा ही दीजिए, ठीक है? ये वाले और ये दोनों जो है, ये दोनों तो हटा ही दीजिए, ठीक है? अब आती है बात कि यहाँ पे शुद्ध 2 हैं, एक है प्रोडक्ट का और एक है प्रोडक्शन का। प्रोडक्ट पर टैक्स या प्रोडक्शन पर टैक्स, इसमें से कौन-सा होगा? तो प्रोडक्ट पर, ठीक है? प्रोडक्ट पर टैक्स, उत्पाद कर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि डैश जो है ना, विनिमय दर प्रणाली के तहत बाजार शक्तियों जो है भुगतान संतुलन खाते में अधिशेष या घाटे को स्वचालित रूप से संभाले, मतलब वो कौन सी विनिमय प्रणाली है जहाँ पे सब कुछ बाजार शक्तियों का मतलब होता है डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है। वो कौन-सी विनिमय प्रणाली होती है? तो ये भाई स्थिर विनिमय प्रणाली, लचीली विनिमय प्रणाली, गंदी तरलशीलता, प्रबंधित तरलशीलता कौन-सी होती है? तो भाई स्थिर के अंदर सरकार तय करती है, लचीली जो होती है वो बाजार शक्तियों पर चलती है, डिमांड सप्लाई, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका जो है हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि नीचे जो चित्र दिए गए हैं, उसमें हमें ये बताना है कि एक विशेष कोण पर खींची गई हैं। ठीक है? जैसे ये 45 पे, ये 60 पे, एक 75 पे, ये 30 पे, अलग-अलग उस पे खींची गई है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके मेंशन है कि कितने-कितने कोण पे यहाँ पे ये खींचे गए हैं। तो क्या कहता है, मूल बिंदु से कुछ इसमें से कौन-सी किन की आय और रोजगार के निर्धारण का क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो हमें ये बताना है कि कहता है इनमें से कौन-सी जो है संदर्भ रेखा को इंगित करता है, मतलब कि ये यहाँ पे इनकम लिखा हुआ है या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। तो भाई जो हम ग्राफ वो बनाते हैं, कौन-सा ग्राफ इसमें से एक्यूरेट है? ये जो लाइन हम खींचते हैं ये वाली, ठीक है? ये वाली, ये जो लाइन हम खींचते हैं, ठीक है? एग्रीगेट सप्लाई कह सकते हो आप इसको, ठीक है? या एग्रीगेट सप्लाई कह लीजिए। तो कौन-सा इसमें से ठीक है? ठीक है, कौन-सा इसमें से ठीक है? इसमें से आपका 45 डिग्री के कोण पे हम जो है बनाते हैं, 60 पे नहीं बनाते, 75 पे नहीं बनाते और 30 पे नहीं बनाते हैं। 45 डिग्री के एंगल पे ये जो है लाइन बनती है। तो फर्स्ट ए जो है इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। इस तरीके से हम बनाते हैं ना, या अगर आपने ये चैप्टर अगर अभी आपने वैसे तो अभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है? ये यहाँ पे हमने बना दिया, ये हमने यहाँ पे बना दिया एग्रीगेट सप्लाई, ये इस तरीके से एग्रीगेट डिमांड बनती है, फिर ये इंटरसेक्शन पे इसका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये जो लाइन पूछ रहा है आपकी, तो फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके और में भी, ये दृष्टिकोण विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे भी यही पूछ रहा है, तो 45 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार कुल प्राप्तियां, सरकार उधार के अलावा, उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां कितनी हैं? 27 लाख करोड़, और 45 लाख करोड़ होने का सरकार की कुल प्राप्तियां उधार के अलावा कुल खर्च कर रही है इतना करोड़, और 45 करोड़ होने का अनुमान है। डैश घाटे का मूल्य 17 करोड़ रुपए होगा। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है मतलब कि जब हम इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे, घाटे की बात कर रहा है, 3 तरीके के घाटे होते हैं। 3 तरीके के घाटे होते हैं। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, बजटीय घाटा, कौन-सा घाटा है यहाँ पे? ठीक है?
तो जब आप इसको इसमें से डिडक्ट करोगे तो राजकोषीय घाटे का आपको जो है उधार उधार जो है सरकार का, उधार जो है सरकार का, वो क्या होता है, वो होता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, उधार या क्योंकि यहाँ पे आपको प्राप्तियां दे रखी है, व्यय दे रखा है। ठीक है, तो जब हम उधार को छोड़कर प्राप्तियाँ ले रहे हैं, मतलब इसमें उधार इंक्लूड नहीं है, तो जब मैं अपने खर्चों में से सारे की सारी प्राप्तियों को घटा दूँगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? उधार। और उधार क्या होता है? उधार जो है आपका राजकोषीय घाटा जो है वो आपका होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि भाई अ, हमें बताना है कौन-सा कथन सही है और कौन-सा कथन गलत है। कहता है एमपीसी की जो अधिकतम मूल्य है ना वो 1 हो सकता है। इकाई मतलब 1 हो सकता है। तो क्या ये चीज़ ठीक है? क्या ये चीज़ गलत है? ये तो ओके है जी। जैसे-जैसे किसी अर्थव्यवस्था की आय बढ़ती है, मतलब जैसे-जैसे इनकम जो है अगर बढ़ती है, उपभोग के स्तर में उपभोग के स्तर में आनुपातिक वृद्धि हमेशा आय के स्तर में वृद्धि से अधिक होती है। तो कहता है सी भी बढ़ेगा, सी भी बढ़ेगा, लेकिन सी की बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, सी की बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, वो ज़्यादा होगी एज़ कंपैरिज़न टू इनकम। तो क्या ये चीज़ ठीक है? क्या ये चीज़ गलत है? तो अगर आपने किन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंज़म्पशन अगर आपने पढ़ा है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। दोनों बढ़ते हैं, लेकिन इसके बढ़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो कम रहती है। ये चीज़ ठीक है। इनकम बढ़ने से उपभोग बढ़ता है, लेकिन इनकम में बढ़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो ज़्यादा रहती है एज़ कंपैरिज़न टू उपभोग। तो यहाँ पे कथन 1 ठीक है एंड कथन 2 जो है वो आपका जो है गलत दे रखा है। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कहता है कि 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर जिसमें आपका उपभोक्ता और उत्पादक होते हैं, उसमें कुल माँग को कैसे जोड़कर, मतलब एग्रीगेट डिमांड की ये बात कर रहा है, ठीक है? कुल माँग बोले तो एग्रीगेट डिमांड। तो कैसे 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कौन-कौन होते हैं? 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर सी प्लस आई उपभोग होता है एंड निवेश होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या-क्या लिखा हुआ है। स्वायत्त उपभोग, प्रेरित निवेश, स्वायत्त उपभोग, स्वायत्त निवेश, प्रेरित निवेश, ठीक है? उसके बाद लिखा हुआ है अ, उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है? अब यहाँ पे सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है सी बार प्लस बी वाई, ठीक है? और प्लस आई, ठीक है? तो ये हो गया आपका स्वायत्त उपभोग, ये हो गया आपका ये हो गया आपका प्रेरित उपभोग और ये हो गया आपका स्वायत्त निवेश, ठीक है? तो कौन-सा आंसर ठीक है इसमें से? ये। सी प्लस आई से तो आप पहचान ही नहीं पाओगे, क्योंकि सी प्लस आई तो 2 कंपोनेंट होते हैं और यहाँ तो 3-3 लिखे हुए हैं। जैसे देखो यहाँ पे यहाँ लिखे हुए थे 2, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है स्वायत्त उपभोग और स्वायत्त निवेश। ये स्वायत्त उपभोग नहीं है, ये तो सी है। और सी कैसे निकलता है? सी बार प्लस बी वाई से। तो ये स्वायत्त हो गया और ये प्रेरित हो गया। स्वायत्त क्या होता है और प्रेरित क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इनकम के ज़ीरो होने पे उपभोग का जो स्तर होता है वो स्वायत्त हो गया। आय के बढ़ने पे जो उपभोग हो रहा है वो प्रेरित हो गया और ये हो गया आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छे वो इसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, कन्फ्यूज़िंग है थोड़ा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि विदेशी सहायता अनुदान प्राप्तियों से सरकार पे किसी भी तरीके का कोई भी लायबिलिटी, कोई भी दावा जो है वो नहीं बनता है। तो क्या ये चीज़ ठीक है? क्या ये चीज़ गलत है? मतलब अगर विदेशों से अगर हमें क्या कहते हैं विदेशी सहाय फॉरेन सब्सिडी अगर हमको प्राप्त हो रही है तो इससे हमारे पास कोई लायबिलिटी वगैरह नहीं बनेगी। बिल्कुल सही बात है भई, अगर सब्सिडी वगैरह है तो उससे हमारी सरकार के ऊपर कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बाजार में इक्विटी के निपटाने से सरकार की संपत्ति में कमी आती है। मतलब अगर सरकार अपने शेयर वगैरह बेच देती है तो बिल्कुल कमी आएगी, ठीक है बिल्कुल। तो क्या ये चीज़ें ठीक है? क्या ये चीज़ गलत है? दोनों कथन ठीक है? दोनों के दोनों कथन जो है वो बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि ये यहाँ पे दे रखा है कि जनवरी 2024 के दौरान चालू खाते के तहत व्यापार में घाटा था या अधिशेष था वो बताना है और जो भी था कितना था वो आपको बताना है। ठीक है? यहाँ पे आपको आप फिगर जब देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो है अ, यहाँ पे देखेंगे 2023 का डेटा दे रखा है
2024 का डेटा दे रखा है, ठीक है? ये जो है ब्लैक वाला जो है आपका ब्लैक वाला जो है आपका, ये आपका निर्यात है, ठीक है? ये आपका निर्यात है ब्लैक वाला और ये जो है आपका, ये आपका आयात है, ठीक है जी? अच्छा, अब व्यापार अब आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको ज़रा समझना है और सुनना है, ठीक है? बी बैलेंस ऑफ ट्रेड का आपको फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसका जो फ़ॉर्मूला होता है, वो होता है आपका निर्यात माइनस आयात, ये इसका फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है जी? निर्यात माइनस आयात। तो निर्यात में से जब हम आयात को जो है डिडक्ट कर देंगे, तो आपके पास जो निकल के आएगा, वो निकल के आएगा आपका कि घाटा हो रहा है या आपका जो है क्या कहते हैं घाटा हो रहा है या आपको जो है अधिशेष हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप जब देखेंगे, क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको ये निर्यात है, ठीक है? ये आपका जो है, ये निर्यात है और ये आपका जो है, ये आपका आयात है, ठीक है जी? अच्छा, तो हम क्या करते हैं, अगर हम 69.72 प्लस 63.80 इसको हमने जोड़ दिया तो ये आया 133.52। सिमिलरली हम इसको जोड़ देते हैं 70.46 प्लस 67.65 138.11 माइनस 133.52। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे, एक मिनट, अगर हम यूएसडी बिलियन को दर्शाता है, यहाँ पे वैसे तो देखिए घाटा ही हो रहा है, ये हो गया आपका निर्यात। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 में, यहाँ पे यार एक तो घाटा हो रहा है, देखो ये अधिशेष तो है नहीं, ठीक है? अधिशेष वाले ऑप्शन तो आप यहाँ पे इसको हटा ही दीजिए, अधिशेष तो है नहीं, ये हो रहा है घाटा। 2000 जनवरी 2024 के दौरान चालू खाते के तहत व्यापार डैश यूएसडी डैश बिलियन को दर्शाता है। तो यहाँ पे तो आ जाएगा आपका, यहाँ पे तो आ जाएगा आपका घाटा, ठीक है? एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, अगर मैं यहाँ पे हम करते हैं 69.72 माइनस 63.80, ठीक है? एंड एक मिनट रुकेंगे, 69.72 माइनस 63.80, 5.92 एंड 70.46 माइनस 67.65, 2.81, 5.92। यार इसका मैं आपको जो है फिर देख के बताऊंगा, ठीक है? यहाँ पे आपका एक्चुअली, यहाँ पे वैसे इसका आंसर मार्किंग स्कीम में जो दे रखा है, वो दे रखा है सी। सी इसका आपको आंसर दे रखा है, घाटा तो हो ही रहा है, ठीक है? घाटा तो हो ही रहा है, लेकिन हाँ, अच्छा अगर एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, 67.65, 67.65 माइनस 63.80, तो यहाँ से आ गया आपका 3.85, ठीक है? एंड 70.46 माइनस 69.7, अच्छा, देखिए बेटा, यहाँ हम थोड़ा गलत समझ गए। उसने बोला, हम यहाँ क्वेश्चन को गलत समझ गए थोड़ा। उसने बोला यहाँ पे कि आपको 2023 का भी डेटा दे रखा है, 2024 का भी डेटा दे रखा है, ठीक है? 2023 और 2024 दोनों का डेटा दे रखा है।
उसने बोला कि सिर्फ़ जनवरी 2024 के दौरान हम यहाँ पे जो है ये आपको देखो कितना कन्फ्यूज़ करके दे दिया। हमें मेरे को लगा ये इससे कंपैरिज़न पूछ रहा है, ठीक है? लेकिन हमने इसको गलत पढ़ लिया। उसने बोला जनवरी 2024 के दौरान, तो आपको सिर्फ़ इस वाले डेटा से लेना-देना है, इस वाले से तो कोई लेना-देना है ही नहीं, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना, ये एक्सपोर्ट आपको दे रखा है, ठीक है? ये एक्सपोर्ट आपको दे रखा है, ये आपका निर्यात है, ठीक है? और ये आपका जो है, ये आपका आयात है, ठीक है? तो जब इसमें से इसको डिडक्ट करोगे, ये आ जाएगा आपका 0.74, आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा घाटा, ठीक है? और जब इसमें से इसको डिडक्ट करोगे तो आ जाएगा 0.74, ठीक है? वो मैं ये 2 पिक दे रखी थी तो उसको देख के कन्फ्यूज़ हो गया, मुझे लगा कि इसमें कंपैरिज़न पूछ रहा है, ठीक है? बहुत ही कंफ्यूजिंग है, वर्डिंग का खेल है सारा का सारा कि उसने पूछा क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ था आपका जनवरी 2024 के दौरान, सिर्फ़ जनवरी 2024 का वो आपसे पूछ रहा था, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है उसके बाद कहता है नीचे भी एक और क्वेश्चन दे रखा है, डैश भुगतान संतुलन खाते में चालू खाते की स्थिति को जो है इंगित करता है। चालू खाते में घाटा कब होता है? ये आपको बताना है। चालू खाते में घाटा कब, देखो घाटा तब होता है जब प्राप्तियाँ कम हो जाती हैं। जब प्राप्तियाँ कम हो जाती है, व्यय ज़्यादा हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। ये आ गया आपका ये आ गया आपका सी। सी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी? ये हो गए सारे के सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं बड़े क्वेश्चनों के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका नेशनल इनकम का क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित आंकड़ों से घरेलू आय का अनुमान लगाइए। घरेलू आय को कहते हैं एनडीपी एट एफसी। ठीक है? ये आपको जो है ये आपको जो है इसमें अनुमान लगाना है। ठीक है? तो ये आपका जो है पहले तो आपको देखो कंपोनेंट पढ़ के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मेरे भाई किसका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उसने बोला निकालना क्या आपको? उसने बोला आपको निकालना है एनडीपी एट एफसी, ठीक है? लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये तो इसमें जब आप कंपोनेंट देखोगे, जब आप पूरा पढ़ लोगे आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि, आप देखोगे भाई ये तो आय विधि से निकलेगा, लेकिन ये तो जो है व्यय व्यय के कंपोनेंट दे रखे हैं, व्यय विधि के कंपोनेंट दे रखे हैं। तो अगर व्यय विधि के कंपोनेंट दे रखे हैं तो व्यय विधि से हम क्या निकालते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। व्यय विधि से हम जो निकालते हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ, जीडीपी एट एमपी। सबसे पहले जीडीपी एट एमपी जो है ये आपका जो है निकलता है, क्या निकलता है? जीडीपी एट एमपी। ठीक है? तो देखिए जीडीपी एट एमपी से कैसे निकलता है? निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। पहले आप इसको जोड़ देंगे तो 800, 900, 970 ये आ जाएगा 970। ठीक है जी? उसके बाद क्या होता है? पहले आता है आपका अंतिम उपभोग व्यय जिसमें आपने इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है? फिर आता है सकल घरेलू सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ये आता है आपका। अब ये आपको सीधा सकल घरेलू पूंजी निर्माण ये आपको जो है ये आपको जो है कहाँ से मिलेगा? इसके देखिए इसके कंपोनेंट दे रखे हैं। सकल व्यावसायिक स्थायी निवेश, परिवार का स्थायी निवेश, सकल सार्वजनिक निवेश, ये यहाँ पे आपको दे रखा है। तो ये 3 कंपोनेंट आपको जोड़ने पड़ेंगे इसके लिए। तो जिसमें आपको दे रखा है 150, 120, तो ये हो जाएगा आपका 250, 270, 270 और 500 कितने होते हैं? इसको और इसको आपको जोड़ना है। ठीक है? तो 270 और 500 770 आपका जो है 770 जो है ये आपका हो जाएगा। ठीक है जी? उसके बाद आता है शुद्ध निर्यात। तो शुद्ध निर्यात में क्या लिखा हुआ है? बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है निर्यातों की तुलना में आयातों का धिक्के। शुद्ध निर्यात कैसे निकलता है? निर्यात माइनस आयात। कैसे निकलता है? कैसे निकलता है आपका? ये निकलता है निर्यात माइनस आयात, ऐसे निकलता है ये आपका। ठीक है? लेकिन ये कहता है निर्यात कम है, आयात ज़्यादा है। तो भाई जब निर्यात कम है, आयात ज़्यादा होगा तो फिगर नेगेटिव में आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो 20 दे रखा है 20, ये दे पॉजिटिव का रखा है लेकिन आपको जो है ये नेगेटिव का लेना है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है क्योंकि निर्यात कम है और वो ज़्यादा है। तो 970 में प्लस करेंगे 770, ठीक है? उसमें से डिडक्ट कर देंगे 20, 1720 आपका आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। ठीक है जी? सबसे पहले हमने क्या निकाला है? सबसे पहले हमने निकाला है जीडीपी एट एमपी। ठीक है? कैसे निकाला? व्यय विधि से। तो भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीडीपी एट एमपी।
जीडीपी एट एमपी मेरे पास आ गया 1720, ठीक है। अब आपको मैंने वह विधि से जीडीपी एट एमपी निकाल दिया। अब मैंने आपको कन्वर्जन करनी सिखाई है, अगर आपको नहीं आती है तो बहुत बुरी बात है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एनडीपी एनडीपी एट एफसी यहाँ पे आप लिखेंगे, जिसको निकालना होता है उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं, और जो हमारे पास होता है जिसकी मदद से हम निकालते हैं उसको राइट साइड लिखते हैं, ठीक है। मुझे चाहिए नेट, मेरे पास है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास। मुझे चाहिए डीपी, मेरे पास डीपी है, ओके है। मुझे चाहिए एफसी, मेरे पास है एमपी माइनस का एनआईटी, ठीक है। तो जब मैं 1720 में से 1720 में से जब मैं आपका डिडक्ट कर दूंगा, आपका डिडक्ट कर दूंगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास और एनआईटी, इन दोनों को डिडक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है जी। तो देख लेते हैं एक बार, एनआईटी आपको दे रखा है 70 और ये आपको दे रखा है 40, इसको इसमें से डिडक्ट कर देंगे, आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ईज़ी है, आप कोई भी आपको उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि कुछ भी अगर आपको ना आ रहा हो, कुछ भी, आप भाई मेरे को वीडियो अगर आपको ना मिल रही हो, आपको कोई भी विधि समझ में ना आ रही हो, आप वीडियो देखिए। एक-एक विधि मैंने एक वन शॉट वीडियो बना रखी है जिसमें सारे के सारे मेथड मैंने आपको उसमें जो है बहुत ही अच्छे से समझा रखे हैं। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं इसके बी पार्ट में। इसके बी पार्ट में कहता है कि आय पद्धति के अंतर्गत मतलब आय विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय के आंकलन किस तरीके से किया जाता है, उसके चरण बताइए। चरण स्टेप आपको बताने हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आय विधि में हम क्या निकालते हैं। आय जब आप तीनों मेथड पढ़ लेंगे एनडीपी, जब आप तीनों मेथड पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम निकालते हैं एनडीपी एट एफसी, ठीक है। और कैसे निकलता है ये निकलता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष, ठीक है। प्रचालन अधिशेष स्वनियोजितों की मिश्रित आय, ऐसे ये निकलता है, ठीक है। तो भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसके क्या कंपोनेंट होते हैं, इसके क्या कंपोनेंट होते हैं, इसके क्या कंपोनेंट होते हैं, इसमें आपको लिखना है कि जब पहले कर्मचारियों का पारिश्रमिक को निकाला जाता है, अगर कर्मचारियों का पारिश्रमिक आपको ना दे रखा हो तो इसमें हम मजदूरी तथा वेतन ये इसको हम ऐड करते हैं, और नियोक्ता का सामाजिक सुरक्षा में योगदान, 4 इसके कंपोनेंट होते हैं, चारों लिखेंगे। प्रचालन अधिशेष में किराया, ब्याज, लगान, लाभ, रॉयल्टी ये लिखेंगे। स्वनियोजितों की मिश्रित आय क्या होती है ये लिखेंगे। इन तीनों को जोड़ा जाता है तब जाके हमारा जो है एनडीपी एट एफसी जो है निकलता है। तो ये चरण, पहले देखो 3 विधियाँ होती है, तीनों के चरण आपको पता होना चाहिए, तीनों की सावधानी आपको पता होना चाहिए, और तीनों से न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को किस तरीके से किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। फिक्स क्वेश्चन है एग्जाम में, फिक्स न्यूमेरिकल भी, सावधानियाँ भी और चरण भी एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, 12 की, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि सरकार के कर राजस्व के संग्रह के 2 शीर्षक बताइए, कर के, ठीक है, कर राजस्व के। अ, इसको किसके अंदर वर्गीकृत किया जाता है, कर राजस्व के 2 प्रमुखों को बताइए और समझाइए। मतलब कि यहाँ पे आपको कर के टैक्स के बारे में पूछ रहा है, तो भाई यहाँ पे बेसिकली आपसे प्रत्यक्ष कर क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। दोनों को समझा देंगे कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसको हम टाल नहीं सकते, वो जिस पे लगता है उसी को पे करना पड़ता है, ठीक है। इमीडिएट इमीडिएट पे नहीं होता है, ठीक है, बाद में हम उसको पे करते हैं, ठीक है। एंड किस-किस पे किस-किस चीज़ पे लगता है वो आप इसको बता देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसको टाला जा सकता है, ऑन द स्पॉट पे करना पड़ता है। कई सारे डिफरेंस है, कोई भी 3 डिफरेंस आप इसके अंदर जो है लिख सकते हैं, ठीक है जी। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे भाई फिक्स है एग्ज़ाम में, इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा कि ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएँगे ही आएँगे, ठीक है। बहुत बारी आ चु हर फिक्स है ये हर साल। कहता है कि जब विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के दौरान तेज बदलाव देखा गया 2023-24 के अमेरिकी डॉलर के लिए, तो आप हमें ये बताना है कि जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मतलब जब दूसरे देश के लोग हमारे देश में जब आप निवेश करते हैं, तो इसको भुगतान शेष खाते के किस तरफ दर्ज किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये यहाँ पे आपको जो है बताना है। तो भाई ये क्रेडिट साइड जो है पूंजी खाते के क्रेडिट साइड, पैसा जब आता है क्रेडिट साइड, जाता है तो डेबिट साइड, ठीक है। और चालू खाते में कौन कौन सी मदें आती हैं, पूंजी खाते में कौन कौन सी मदें आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है, आता ही आता है।
भुगतान संतुलन में घाटे का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सा आप लिख देंगे भुगतान संतुलन का उसने पूछा है आपसे, तो भाई जब आयात ज़्यादा हो जाता है निर्यात से तो भुगतान संतुलन में जो है घाटा हो जाता है, ठीक है? या और भी कई सारी डेफ़िनेशन वो भी आप इसके अंदर जो है लिख सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो जब ऑटोनॉमस रिसिप्ट जो हैं वो कम रहती हैं ऑटोनॉमस पेमेंट से, ठीक मतलब ऑटोनॉमस कह रहा हूँ, स्वायत्त है होता है हिंदी में इसको, जब स्वायत्त मदें जो हैं, जब वो कम रह जाती हैं स्वायत्त प्राप्तियाँ सॉरी, ठीक है? स्वायत्त प्राप्तियाँ जो है जब कम रह जाती है, स्वायत्त वैसे तो होता है कुछ भी डेफ़िनेशन लिख सकते हो, कुछ भी जो मन करे 1 नंबर का है आपका इसमें। मतलब सिंपल सी बात है, जब पैसा कम आ रहा होता है, ठीक है? जब पैसा कम आ रहा होता है और खर्चे ज़्यादा हो रहे होते हैं, ठीक है? निर्यात कम होता है, आयात ज़्यादा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है मेरे भाई मेरा फ़ेवरेट है, ठीक है? फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स। एग्ज़ाम में 6 नंबर का ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सॉरी ये वाला, अभी एक और आएगा नीचे। ये क्वेश्चन फिक्स है, इसको आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा, बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे क्या कहता है, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। बचत वक्र उपभोग वक्र से प्राप्त किया जाता है। एक होता है एस वक्र से सी वक्र और एक होता है सी वक्र से एस वक्र। 2 क्वेश्चन है ये, ठीक है? फिलहाल यहाँ पे अभी सिर्फ़ 4 नंबर का दिया गया है, लेकिन ये 6 नंबर में भी आता है। उसके हमें उसके हमें स्टेप लिखने होते हैं, कदम लिखने होते हैं, कैसे-कैसे हम इसको जो है बनाते हैं, ठीक है? ग्राफ आपको बनाना होता है प्रॉपर। तो ये जो क्वेश्चन है, फुल्ली थ्योरेटिकल का क्वेश्चन है, ठीक है? इस क्वेश्चन की मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, ठीक है? सेपरेट वीडियो भी आपको आई बटन पे दिख भी जाएगी। आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और दोनों की दोनों चीज़ क्योंकि यहाँ पे बच्चों को स्टेप लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि बुक के स्टेप समझ में नहीं आते हैं, ठीक है? तो आपके लिए मैंने इसको सेपरेट वीडियो बना रखी है। मैं आई बटन पे लगाऊँगा, ठीक है? मैं आई बटन पे जो है लगा दूँगा इस वीडियो को। जब पूरा ये देख लो, 2 क्वेश्चन की वीडियो लगाऊँगा, एक ये और एक नीचे और आएगा। उन दोनों क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे से करके जाएँगे, ये वाला और एक और नीचे और आएगा अभी, ठीक है? क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस, इसका ग्राफ, इसके कदम आप घोल कर पी जाइएगा, ठीक है? क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, बहुत टाइम से ये पिछले कुछ साल से नहीं आ रहा है, लेकिन अब की बार देखो इसने दे दिया, तो इस बार बहुत ज़्यादा चांस हैं इस क्वेश्चन के कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आए, ठीक है जी? उसके बाद इसके बी पार्ट में कहता है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि एमपीसी दे रखा है 2 अर्थव्यवस्थाओं का, ये है आपका एमपीसी, ठीक है? इसके अलावा एमपीसी दे रखा है, इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है दोनों अर्थव्यवस्था का दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए स्वायत्त उपभोग 40 करोड़ है और निवेश जो है ये है, मतलब सी आपको दे रखा है 40, आई आपको दे रखा है 100, एमपीसी एमपीसी आपको जो दे रखा है दोनों अर्थव्यवस्थाओं का 0.6 और 0.8 है। कहता है दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्या निकालो? दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो दोनों अर्थव्यवस्थाओं का वो जो है क्या है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ बचत 0 होती है। जहाँ पे बचत 0 होती है। तो अगर बचत 0 होगी देखो y का फ़ॉर्मूला आप ये कह सकते हो संतुलन पे y का फ़ॉर्मूला जो है संतुलन पे ये होता है। तो अगर बचत 0 है तो y इज़ इक्वल टू c हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू c हो जाएगा, है ना? अब y इज़ इक्वल टू अब यहाँ पे आपको जो c है ये बेटा स्वायत्त उपभोग दे रखा है, ठीक है? ये स्वायत्त उपभोग दे रखा है। अब यहाँ पे जो C है, C का फ़ॉर्मूला क्या होता है? C बार प्लस BY ये होता है आपका फ़ॉर्मूला, ठीक है? तो मैं यहाँ से Y निकाल लूँगा, Y इज़ इक्वल टू ये 40 आपको दे रखा है, B MPC होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? एक बारी यहाँ पे आप लिख लेंगे 0.6 इंटू में Y इसका कोएफ़िशिएंट 1 है, जिसके पास कुछ नहीं होता 1 होता है, तो ये 0.6Y हो जाएगा, तो 1 में से 0.6 करेंगे तो 0.4y इज़ इक्वल टू 40 ठीक है? इसने क्या करा है, ये इस तरीके से आप समझेंगे। भई यहाँ पे लिखा है 1y ठीक है? और यहाँ पे लिखा है 0.6y तो व यहाँ प्लस का साइन था, ठीक है? तो y वाले एक तरफ कर दिए, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 1y माइनस 0.6y 1 में से 0.6 जब जाएँगे तो 0.4 बचेगा।
अब इसको सॉल्व कर देंगे तो y आपका आ जाएगा 100 पहली वाली अर्थव्यवस्था के लिए और दूसरे के लिए अ अ, इसी तरीके से उसके निकाल लेंगे, उसका आ जाएगा 700 ठीक है? सेम ऐसे ही जो है निकाल लेंगे। अर्थव्यवस्था बी के लिए आय का संतुलन स्तर, तो आय का संतुलन स्तर सारे के सारे न्यूमेरिकल की इसकी वीडियो इस चैप्टर की, ठीक है? ब्रेक इवन पॉइंट ऐसे निकालेंगे देखो यहाँ पे भी मैंने करके दिखा दिया। ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है? ब्रेक इवन पॉइंट तब होता है जब y इज़ इक्वल टू c होता है, ठीक है? तो इसका तो ऐसे निकाल लेंगे और अर्थव्यवस्था बी के लिए आय का संतुलन स्तर, तो आय का संतुलन स्तर दो तरीके के न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है? एक न्यूमेरिकल की वीडियो बना रखी है, तो यहाँ पे सी दे रखा है, आई दे रखा है आपको, आपको कुछ नहीं करना, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे आपका, ठीक है? एक था इसका तो 700 मैंने निकाल के दिखाई दिया आपको, एक का तो 700 मैंने, चलो मैं कर ही देता हूँ आपका, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस बी, बी आपका जो होता है, बी आपका जो होता है एमपीसी होता है, एमपीसी 0.8 दे रखा है, वाई प्लस आई, आई कितना दे रखा है 100, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, ये हो जाएगा आपका 0.2 वाई, वाई वाई वाले एक तरफ कर दीजिए और ये आ जाएगा ये y इज इक्वल टू 1040 डिवाइडेड बाय 0.2, इसको सॉल्व कर देंगे 700 आपका जो है आंसर, ठीक है जी। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भाई फिक्स है और ये क्वेश्चन तो मैंने बोला इसका आई बटन पे लगा ही दिया है, वो आप देख लीजिए, ठीक है? और बोल के एक-एक चीज़ ग्राफ न्यूमेरिकल स्टेप भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है ये इस वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ठीक है? इस वाले क्वेश्चन में आपको ये बताना है निवेश गुणक का ये क्वेश्चन है, ठीक है? एमपीएस दे रखा है और निवेश गुणक बताना है आपको कि किस तरीके से काम करता है। फिक्स क्वेश्चन है ये, एग्जाम में फिक्स आता ही आता है। एक इसकी वीडियो और एक ऊपर वाले, इसकी आई बटन पे आ रहा होगा यहाँ पे, निवेश गुणक की क्रिया किस तरीके से काम करती है, दोनों की दोनों आपको बहुत ही अच्छे से घोल कर आपको जो है की जाना है, ठीक है? क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सेपरेट वीडियो आई बटन पे, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में जहाँ आप बोलोगे वहाँ लगा दूँगा। इसको आप सेपरेट देखिएगा, ठीक है जी? उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में जो है ये मुद्रा के रिगार्डिंग आई थिंक मुद्रा के रिगार्डिंग जो है पूरा का एक लंबा-चौड़ा पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है? अब यहाँ पे लंबा-चौड़ा पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है? पढ़ने का हमारा कोई ऐसा फ़ॉल्ट वो नहीं है। सबसे पहले हम इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम सीधा उस पे बात करते हैं। कहता है मुद्रा के विभिन्न रूप शताब्दी से मुद्रा विभिन्न रूपों में विकसित हुई है। मतलब मुद्रा के कई सारे रूप हैं अलग-अलग। दिए गए कथन के आलोक में धन के किसी 2 रूप को बता दीजिए। कोई भी मुद्रा के कोई भी 2 रूप, कोई भी बता दीजिए। धातु करेंसी, पेपर करेंसी, ऊपर लिखी हुई है सारी की सारी करेंसी। उस पैराग्राफ में जब आप जाके देखेंगे, जब आप ऊपर पैराग्राफ जाके देखेंगे, तो ऊपर यहाँ पे सारी की सारी मुद्राओं के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है? तो भाई जो भी आपका मन करे इसमें से कोई भी 2 या जो भी आपको पता हो उसके बारे में आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है? देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखिए कौड़ी के रूप में, धातु मुद्रा, सोना-चांदी के सिक्के, तो ये सब मुद्रा के रूप दे रखे हैं यहाँ पे आपको, ठीक है? पेपर करेंसी वगैरह के बारे में लिखने कई सारी मुद्रा के टाइप होते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा। अब इसके बी पार्ट में देखिए क्या कहता है। इसके बी पार्ट में कोई भी जो आपका मन करे वो आप 2 लिख सकते हैं। उसके बाद ये कहता है कि अ विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने एक मजबूत राय बनाई है कि आधुनिक समय में डिजिटल मुद्रा जैसे सीबीडीसी काफ़ी आवश्यक है। सीबीडीसी क्या होता है मेरे भाई? आपको ये पता होना चाहिए। पिछले साल भी जब मैंने बताया था कि ये इस पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है? लेकिन पिछले साल तो नहीं आया, अब आ गया। यह है सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी। तो सीबीडीसी का मतलब फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी क्या होती है? इसके इसके अपने कुछ लाभ हैं और कुछ जोखिम भी है। क्या आप इसके उत्तर में सहमत हैं? अपना ओपिनियन जो है इसको आपको बताना है। तो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी जो है, डिजिटल करेंसी क्या होती है? देखो डिजिटल करेंसी सिंपल जैसे लाइक क्रिप्टो करेंसी हो गई, उस टाइप की करेंसी। लेकिन
यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। भाई ये है सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी। मैंने बोला डिजिटल करेंसी सिमिलर टू क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। लेकिन ये है सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्रिप्टो करेंसी में और सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी में, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी होती है उसकी वैल्यू सेंट्रल बैंक खुद डिसाइड करता है, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता, उसकी वैल्यू कोई डिसाइड करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। वो मार्केट उस पे चलता है, ये कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी की वैल्यू खुद डिसाइड करता है कि मेरी डिजिटल करेंसी की वैल्यू क्या होगी, और वो वैल्यू कितनी होती है? सिंपल सी बात है, जो हमारी रनिंग में मुद्राएँ चल रही है, फिएट मनी, उसके बराबर होती है, कानूनी मुद्रा के बराबर होगी, ठीक है? जैसे ₹1 की अगर डिजिटल करेंसी है, तो वो ₹1 के बराबर है, 5 की 5 के बराबर है, 1000 की 1000 के बराबर है। तो सीबीडीसी सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है, जिसकी वैल्यू, जिस डिजिटल करेंसी की वैल्यू सेंट्रल बैंक खुद डिसाइड करता है, इट्स कॉल्ड सीबीडीसी, ठीक है? तो डिजिटल करेंसी के अपने-अपने फ़ायदे हैं, अपने-अपने नुकसान हैं। तो क्या ये चीज़ें ठीक है? क्या ये चीज़ गलत है? आपको ये बताना है। तो डिजिटलाइज़ेशन जो हो रहा है उसके भाई क्या ये चीज़ ठीक है? क्या है? सब बेनिफिट ही मिलते हैं। जैसे कि लाइक आप ये कह सकते हो कि आपको जो है कैश की डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है डिजिटल करेंसी से, ठीक है? कैश की डिपेंडेंसी कम हो चुकी है। लेन-देन की जो लागत है, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। जैसे उसको बनाने में लेन-देन की लागत कम हो गई है। आप इसमें 2-3 चीज़ें लिखेंगे लाभ आपको बताने। तो कैश की डिपेंडेंसी कम हो सकी है, नकद की निर्भरता जो है वो कम हो चुकी है, ठीक है? एंड लेन-देन की जो लागत है वो कम हो चुकी है, ठीक है? और सेटलमेंट रिस्क जो है वो कम हो चुका है। ये आप लिख देंगे। और क्या कहते हैं, एफ़िशिएंट है, ट्रस्टेड है, ठीक है? बहुत ज़्यादा, ये आप इसके अंदर लिखेंगे। लेकिन अब जितना-जितना डिजिटलाइज़ेशन हो रहा है, तो भाई कांड भी फिर उस तरीके से हो रहे हैं। जोखिम है क्या इसमें कुछ? बिल्कुल, आजकल आप आए दिन जो है टीवी में, न्यूज़पेपर, अखबारों में आप देखते हैं, इतने साइबर अटैक के जो है, इतने मामले दर्ज होते हैं, लाखों मामले कि भाई इसने इसका फ्रॉड हो गया इसके साथ, इसका अकाउंट खाली हो गया, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया। तो भाई जैसे-जैसे डिजिटलाइज़ेशन हो रहा है, चोर भी डिजिटल हो रहे हैं, ठीक है? फ्रॉड करने वाले भी डिजिटल हो रहा है, फ्रॉड भी डिजिटल हो रहा है, ठीक है? तो हर चीज़ के अपने फ़ायदे होते हैं, हर चीज़ के अपने नुकसान होते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको जो है बहुत ही अच्छे से आप करके जाएँगे, इसके आने के चांस जो है एग्ज़ाम में वो बहुत ही ज़्यादा हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। यहाँ पे आपको नॉमिनल जीडीपी दे रखी है और इसके बेस पे हमको जो है क्या निकालना है, रियल जीडीपी निकालनी है। ठीक है, क्या निकालना है? वर्ष आधार वर्ष को 2020 मानना है, उसका उपयोग करके 2023 में वास्तविक जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन की गणना करनी है। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन की। तो रियल जीडीपी का आपको फ़ॉर्मूला परसेंट रियल जीडीपी कैसे निकलेगी, ठीक है? तो रियल जीडीपी प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो मेरे भाई इसमें से इसको घटा दीजिए, 500 आ जाएगा, ठीक है? और डिवाइडेड बाय उसने बोला है 2020 को आधार वर्ष मानना है तो 4000, ठीक है? ये 500 कैसे आया? इसमें से इसको निकाल दीजिए और मल्टीप्लाई 100, ठीक है? ये कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 12.5। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है 1 नंबर का, एक वैसे तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है? लेकिन ये यहाँ पे 3 नंबर का आपको जो है दे रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बी पार्ट में, फिक्स क्वेश्चन है, घर से ही लिख के लेके जा सकते हैं, जीडीपी तथा कल्याण, ठीक है? आएगा ही आएगा, फिक्स है, गारंटीड है। तो कहता है सरकार जो है वो मल्टी लेन फ्लाईओवर के निर्माण कर रही है। सरकारी निवेश से कई यातायात की भीड़-भाड़ जो है वो भी कम हुई है। इतने सारे फ्लाईओवर बन रहे हैं, लोगों के आने-जाने में टाइम कम लगता है, ट्रैफ़िक वगैरह कई सारी चीज़ें हैं जो लोगों को इसमें सहायता मिलती है। तो हमें बताना है कि इससे जीडीपी पे और लोगों के कल्याण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी की, कि अगर जो सरकार ये फ्लाईओवर वगैरह बनवा रही है, इससे जीडीपी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? भाई जब फ्लाईओवर वगैरह बनेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है? सिंपल सी बात है। और जब जीडीपी बढ़ेगी, फ्लाईओवर बनेंगे, तो लोगों को इससे क्या-क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदे तो इसने खुद ही लिखे हैं, यातायात की भीड़ कम होगी, लोगों के पास टाइम बचता है, आने-जाने में जो है कन्वीनिएंट रहता है। कई सारी चीज़ें जो है लोगों को इससे फ़ायदा होता है, ठीक है? और आने-जाने का खर्चा जो है लोगों का कम बढ़ता है, जिससे लोगों का कल्याण होता है, सिंपल सी बात है। तो ये भाई फिक्स क्वेश्चन है, जीडीपी तथा कल्याण का हर साल जो है आता ही आता है।
उसके बाद हम बात करते हैं इसके बी पार्ट की। इसके बी पार्ट में जो है इसके बी पार्ट में जो है बोलता है कि अंतिम वस्तुओं का उपभोग और पूंजीगत वस्तुओं में वर्गीकृत करने का आधार इसके उपयोग की आर्थिक प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं और पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, यहाँ पे आपको बताना है दोनों में क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंस आपसे पूछा गया है। ठीक है, कहता है इसका यूज़ कौन कर रहा है, क्योंकि अंतिम वस्तुएं 2 टाइप की होती हैं, ठीक है? उपभोग वस्तुएँ और उत्पादक वस्तुएँ, तो आपको बताना है ये वाली वस्तु कैसे डिफरेंट है इससे। यहाँ पे डिफरेंस बता देना है, ठीक है? बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये केवल वही बच्चा कर सकता है जिसको सारी वस्तुओं के टाइप बहुत ही अच्छे से पता है। तो भाई पूंजीगत वस्तुएँ वो वस्तु होती है जिसको केवल उत्पादक यूज़ करता है, और पूंजीगत वस्तु टाइप होता है अंतिम वस्तु का। बड़ा कौन है? पापा कौन है यहाँ पे? पापा अंतिम वस्तु है, ठीक है? और ये उसका एक बेटा है, बच्चा है, ठीक है? ये आप कह सकते हो। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है, पहले आपको बताना है अंतिम वस्तुओं को उपभोग और पूंजीगत वस्तुओं में वर्गीकृत करने का आधार इसके उपयोग की आर्थिक प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। बेटा यहाँ पे बेसिकली आपको उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु, अंतिम वस्तु 2 टाइप की होती है। मैंने जैसे अभी आपको बताया, उपभोक्ता वस्तु और उत्पादक वस्तु। उपभोक्ता वस्तु को उपभोग वस्तु कहते हैं, उत्पादक वस्तु को पूंजीगत वस्तु कहते हैं। ठीक है? तो उपभोग वस्तु कौन-सी होती है और पूंजीगत वस्तु कौन-सी होती है? उपभोग वस्तु वो होती है जो उपभोक्ता यूज़ करता है, और पूंजीगत वो होती है जो उत्पादक यूज़ करता है। ठीक है? तो कहता है उपयुक्त उदाहरण की सहायता से कथन का बचाव या खंडन करें। ठीक है? तो यहाँ पे आपको जो है इसका आंसर देना है, दोनों की वो लिख दीजिएगा, क्या कहते हैं, दोनों का मीनिंग लिख दीजिएगा, एग्ज़ाम्पल लिख दीजिएगा, जैसे मशीन लिख दीजिएगा पूंजीगत वस्तु, और उपभोग में आप लिख दीजिएगा उपभोग में आप लिख दीजिएगा कुछ भी परिवार, जैसे दूध वगैरह जो भी यूज़ करता है, जो आपका मन करे वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है? अब कहता है भारत के पहाड़ी राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण पूंजीगत संपत्तियों का जो है बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। उपयुक्त कथन में दर्शाए गए हानि के प्रकार, मूल्यह्रास या पूंजीगत हानि, इसकी पहचान करें। अब कहता है प्राकृतिक आपदाओं के कारण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए कहता है प्राकृतिक आपदाओं से कैपिटल एसिड्स जो है वो जो है खराब हो रहे हैं, कैपिटल एसिड्स। तो आपको ये बताना है ये डेप्रिसिएशन है, या ये जो है ये डेप्रिसिएशन है, या ये जो है कैपिटल लॉस है। तो आपको पहले तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन का मूल रीज़न क्या होता है और कैपिटल लॉस का। तो ये जो है बेटा कैपिटल लॉस है, किसी भी नेचुरल क्राइसिस की वजह से, किसी भी नेचुरल क्राइसिस की वजह से, एंड और भी इसके कई सारे रीज़न होते हैं। अगर उसकी वजह से किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आती है तो इट्स कॉल्ड कैपिटल लॉस, नॉट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू एक होता है क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड ऑक्सीलेंस, एक होता है एक्सपेक्टेड, एक होता है अनएक्सपेक्टेड। ठीक है? तो ये अनएक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड की वजह से जो होता है वो डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है? तो भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि मूल्यह्रास और पूंजीगत हानि में क्या अंतर होता है, तो ही आप इसका आंसर दे पाएँगे, अदरवाइज़ नहीं। तो जो अनएक्सपेक्टेड है, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, सूखा कुछ भी पड़ सकता है कभी भी, मैं तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। तो जो अनएक्सपेक्टेड होता है वो कैपिटल लॉस होता है, और जो एक्सपेक्टेड होता है वो डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है? तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा कि ये जो है पूंजीगत हानि है, ना कि मूल्यह्रास। उसके बाद ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट समष्टि अर्थशास्त्र, सारे के सारे क्वेश्चन वन बाय वन हमने जो है डिटेल में बहुत ही अच्छे से जो है एनालाइज कर लिए हैं। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास की बात करने वाले हैं। ठीक है? इसमें कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना डाउट, अपना इशू जो है मेरे से इंस्टाग्राम पर जो है पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर ना मिल रहा हो, कोई सी वीडियो आपको ना मिल रहा हो, कोई भी क्वेश्चन इसमें आपको ना समझ आया हो, जो भी आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जो है पूछ सकते हैं। ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।